नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में सियासी पारा हाई है। लंबे समय से इंतजार आखिरकार खत्म हो ही गया। कांग्रेस ने बची हुई 9 सीटों में से 8 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर दिया, जबकि एक गठबंधन का उम्मीदवार सुशील गुप्ता पहले से ही आम आदमी पार्टी से मैदान में है। कुल मिलाकर 9 सीटों पर दिग्गजों को उतार दिया गया। एक सीट गुरुग्राम विवाद के चलते फिलहाल अभी होल्ड पर है। कांग्रेस की लिस्ट में हुड्डा का दबदबा देखा गया, जबकि एसआर के गुट को झटका लगा। भिवानी सीट से किरण चौधरी को साइडलाइन किया गया। वहीं भजनलाल परिवार भी इस चुनाव से पूरी तरह बाहर हो गया। देवीलाल परिवार एक ही सीट पर आमने सामने चुनाव लड़ रहा है। चुनावी रण, और इस चुनावी रण में ऐसे में कौन किस पर भारी पड़ेगा? जो उम्मीदवार कांग्रेस ने उतारे हैं वो बीजेपी को कितनी टक्कर दे पाएंगे? ये तमाम अहम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे। तो मैदान में महारथी हैं। लंबे इंतजार के बाद कौन किस पर भारी पड़ेगा, किसका दांव कितना दमदार होगा, जनता किस पर भरोसा जताएगी, ये तमाम अहम सवाल हैं। और जो उम्मीदवार कांग्रेस के द्वारा उतारे गए हैं उनकी दावेदारी कितनी दमदार होगी, साइडलाइन किया गया, क्या वजह रही, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। पानीपत से हमारे साथ देवेंद्र कथुरिया एसोसिएट एडिटर हैं और हिसार से एसोसिएट एडिटर हैं डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं, और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कि सड़कों पर चेतावनी बोर्ड पर लिखा होता है बेटर लेट देन नेवर, यानी दुर्घटना से देरी भली। प्रदेश कांग्रेस के साथ भी लगता है यही हुआ है। बहुत देर से ही सही 9 में से 8 उम्मीदवार सामने आए हैं। उनमें एक आध को छोड़कर कई दमदार और पुराने धुरंधर हैं। अब आपकी उत्सुकता को शांत करने वाली ये खास रिपोर्ट, कौन किसके सामने है, कौन किस पर भारी पड़ सकता है। चंडीगढ़ से चले तो पहली लोकसभा सीट अंबाला रिजर्व सीट है। यहाँ कांग्रेस के विधायक वरुण मुलाना उम्मीदवार हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री रहे फूलचंद मुलाना के बेटे हैं। ग्रेजुएट वरुण मुलाना का मुकाबला बीजेपी के 2 बार सांसद और 1 बार केंद्रीय मंत्री रहे स्वर्गीय रतनलाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया से है। बंतो कटारिया पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। इस सीट पर भले ही अभी दोनों 50-50 हैं, पर पब्लिक में पकड़ और साख वरुण मुलाना की ज्यादा है, ऐसी फील्ड रिपोर्ट बताती है। कुरुक्षेत्र लोकसभा में भी मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल और आप कांग्रेस प्रत्याशी सुशील गुप्ता में है। हालांकि इनेलो के अभय चौटाला मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल थोड़ा परेशानी में दिख रहे हैं। अभी तो नाम बड़ा, दर्शन छोटे वाली बात है, जबकि सुशील गुप्ता अपने संसाधनों का व्यापक और खुलकर उपयोग कर रहे हैं। देखना है कांग्रेस उनके लिए कितना जोर लगाती है, यही चुनाव परिणाम को दिशा देगा। करनाल सीट पर पूर्व सीएम मनोहर लाल के मुकाबले मैदान में उतारे गए कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धि राजा को बीजेपी कार्यकर्ता अभी हल्के में ले रहे हैं और अब 10 लाख की जीत का दावा कर रहे हैं, पर ये उनकी गलतफहमी साबित हो सकती है, क्योंकि गोहाना के रहने वाले दिव्यांशु बुद्धि राजा सोनीपत और पंचकुला में भी रहते हैं। क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में पढ़ाई और एनएसयूआई लीडर के बाद हरियाणा यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव में वो 4,90,000 वोट लेकर जीते थे। खबर है कि दिव्यांशु बुद्धि राजा के लिए पूरे प्रदेश से यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता और एनएसयूआई के कार्यकर्ता मिलकर लोकसभा में डेरा डालेंगे। यहाँ मुकाबला बड़ा और कड़ा भी हो सकता है। हालांकि दिव्यांशु बुद्धि राजा करनाल लोकसभा में नए और अनुभवहीन होंगे। दीपेंद्र हुड्डा के नजदीकी दिव्यांशु चमत्कार कर गए तो ये बड़ी बात होगी। इसी तरह सोनीपत में भी मुकाबला दिलचस्प होगा। पहले से मैदान में डटे बीजेपी के मोहनलाल बड़ोली की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि कांग्रेस ने जींद के रहने वाले सतपाल ब्रह्मचारी को उतारकर मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। सतपाल ब्रह्मचारी हरिद्वार में आश्रम चलाते हैं और वहां 2 बार विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। पानीपत में बीजेपी के जिला स्तर के एक पदाधिकारी की इस टिप्पणी पर गौर फरमाना चाहिए कि ब्रह्मचारी हमारे नेता की तरह नहीं है, वो स्टैंड लेने वाला आदमी है।
जो प्रक्रिया है, एक राष्ट्रीय पार्टी है, प्रजातांत्रिक पार्टी है, उसके अनुरूप फैसले हुए हैं। और जो मुकाबला सीधा और सीधा कांग्रेस का किसी से नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की एक तरफा लहर चली हुई है। कहने को कहें कि भाजपा से मुकाबला है, लेकिन मेरा मानना ये है कि कांग्रेस की लहर एक तरफा है। इसी तरह भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर 2014 में कांग्रेस से बीजेपी में गए और 2 बार बीजेपी सांसद रहे धर्मवीर का मुकाबला कांग्रेस के राव दान सिंह से है। इस सीट पर हालांकि जाट मतदाता प्रभावी हैं, पर महेंद्रगढ़ भी जुड़ा होने के कारण यहां अहिरवाल वोटर्स भी निर्णायक हो सकते हैं। रोहतक में 3 बार लगातार कांग्रेस सांसद रहे और 2019 में चुनाव हारे दीपेंद्र हुड्डा के सामने 60 साल के डॉक्टर अरविंद शर्मा हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा 3 जगह से 4 बार सांसद रहे हैं। वक्त का फेर देखिए, 2004 से 2014 तक कांग्रेस सरकार में डॉक्टर अरविंद शर्मा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों एक ही गाड़ी में सवार होते थे, क्योंकि दोनों कांग्रेस के सांसद थे। आज दोनों डटकर आमने सामने हैं। वो तो पहले भी कहते थे कि 75 पार, तो उनका क्या रिजल्ट हुआ? आज वो देश में नारा लगा रखा है कि 400 पार। 400 तो उनके कैंडिडेट भी नहीं है, 400 पार कैसे लेके जाएंगे मुझे तो पता नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि आज जनमानस की एक ही पुकार है कि कांग्रेस को लेके आएंगे और कांग्रेस को जिताएंगे। फरीदाबाद में पूर्व मंत्री और 5 बार के कांग्रेस विधायक महेंद्र प्रताप का मुकाबला 2 बार के बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से है। इसी तरह हिसार में उलटफेर के बाद 76 साल के बीजेपी प्रत्याशी रंजीत चौटाला के सामने मजबूत दिखने वाले 3 बार के सांसद जयप्रकाश हैं। सिरसा में भी दिलचस्प मुकाबला है। यहाँ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे डॉक्टर अशोक तंवर और कुमारी शैलजा आमने सामने हैं। कुमारी शैलजा 2 बार अंबाला और 2 बार सिरसा से सांसद रही हैं। उनके पिता दलबीर सिंह भी सिरसा से 4 बार सांसद रहे। सिरसा में चौटाला और गोपाल कांडा की भूमिका क्या रहती है, ये भी चुनाव परिणाम पर असर डालेगा। यानी प्रदेश की ज्यादातर सीटों पर मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में आमने सामने का है। यहाँ डिफेंडिंग चैंपियन बीजेपी है और कांग्रेस बीजेपी की विकेटें गिराने की रणनीति पर काम करेगी। लीजिए, हरियाणा में भी चुनावी घमासान का मैदान तैयार है। ज्यादातर सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। दोनों पक्ष डरे हुए हैं, जाने क्या हो। पर ये महीना जनता का है, जनता की बात होगी, वोट की बात होगी। नतीजा क्या रहता है 4 जून को पता चलेगा। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो मैदान में महारथी तो आ गए और कौन किस पर भारी होगा ये धीरे धीरे समय तय करेगा। लेकिन देवेंद्र, बड़ा सवाल यह है कि लंबे इंतजार के बाद जो सूची कांग्रेस के द्वारा जारी की गई है उसमें दमदार, अगर उम्मीदवारों की बात की जाए तो कितनी दावेदारी दमदार नजर आती है? 8 कैंडिडेट उतारे गए मैदान में। इनमें देखिए, जेपी हैं, 3 बार सांसद रहे हैं। कुमारी शैलजा है, 2 बार सांसद रही हैं, केंद्र में मंत्री रही हैं। और उसके अलावा जैसे राव दान सिंह है, राव दान सिंह भी मजबूत है। 2000 से उन्होंने चुनाव लड़ना शुरू किया, शायद 2014 में एक चुनाव हारा है। तो अच्छे संसाधनों वाले व्यक्ति हैं, भूपेंद्र हुड्डा के खास लोगों में हैं और कई बार विधायक बने, मंत्री की दावेदारी रही है। इसके अलावा जैसे महेंद्र प्रताप है, फरीदाबाद से बड़ा नाम है, 5 बार विधायक रहे हैं और मंत्री रहे हैं। तो कई दिग्गज चेहरे हैं। आप देखिए, ये जो 8 उम्मीदवार उतारे उनमें अगर दिवांशु बुद्धि राजा को छोड़ दें तो बाकी सतपाल महाराज जी है, सतपाल ब्रह्मचारी जो है सोनीपत से, वो हरिद्वार में आश्रम चलाते हैं। 2 बार उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा है, लेकिन उनको टिकट इसलिए दिया गया कि वो जींद के रहने वाले हैं। सोनीपत लोकसभा की 3 विधानसभा सीटें हैं, वो जींद की हैं, जुलाना, जींद और सफेदों। तो उनको इसलिए उतारा गया, उनकी छवि अच्छी है। जैसा हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया कि जो लोग उनके बारे में महसूस करते हैं, सतपाल ब्रह्मचारी काफी मजबूत इरादों वाले नेता हैं और उनका नाम सोनीपत से काफी दिनों से चल भी रहा था कि कुलदीप शर्मा या सतपाल ब्रह्मचारी। तो सतपाल ब्रह्मचारी को 21 माना गया और उनको ये मौका दिया गया है सोनीपत से चुनाव लड़ने का। तो आप देखिए, ज्यादातर मेरे को लगता है वो लोग हैं जिनको चुनाव लड़ने का अनुभव है, चेहरे पर मेजोर
उनकी मतलब मैच्योरिटी नजर आती है चेहरे पर। और जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा की चली है, बताया ये जाता है कि जैसे ही आज टिकटें अनाउंस हुई थी देर रात, सुबह मेरी कई लोगों से बात हुई, एसआर के ग्रुप के जो नेता है जो टिकट के इंतजार में थे, उनका यह कहना था कि हमारे जो नेता है जिनको हम एसआर के नेता अपना नेता मानते हैं वो कमजोर दिल के निकले। भूपेंद्र हुड्डा ने हाईकमान को आश्वासन दिया, आश्वस्त किया और शायद गारंटी दी है, जैसे मोदी जी गारंटी दे रहे हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि आप मेरी माने, आपको रिजल्ट देना मेरी जिम्मेदारी है। अब सवाल यह है कि भूपेंद्र हुड्डा की अगर चली है, एसआर के ग्रुप की नहीं चली और भूपेंद्र हुड्डा के प्रभाव में हाईकमान या बड़े नेता आए हैं, उनके आश्वासन पर भरोसा किया है, अगर रिजल्ट अच्छे रहते तो भूपेंद्र हुड्डा की वाहवाही होगी, और अगर रिजल्ट अच्छे नहीं रहते तो भूपेंद्र हुड्डा के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी भी डाली जाएगी कि आपकी सलाह पर, आपकी कॉन्फिडेंस पर पार्टी चली थी। तो अगर भूपेंद्र हुड्डा रिजल्ट नहीं दे पाते, जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत है कांग्रेस को रिवाइवल के लिए, तो इसका नुकसान भी भूपेंद्र हुड्डा को उठाना पड़ेगा, क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव है। कुल मिलाकर कांग्रेस के जो ये उम्मीदवार सामने आए हैं, जो सूत्र बता रहे कि जब ये लिस्ट फाइनल हुई थी, मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में आई थी, उससे पहले राहुल गांधी का इंतजार होता रहा, डिले होने का एक ये भी कारण था, बिल्कुल दावेदारी ठोक दी गई देवेंद्र, क्योंकि दोनों गुटों के लोग अपने समर्थकों को आगे कर रहे थे। लेकिन पार्टी ने अप्रैल में भी एक सर्वे कराया, ये सर्वे और जो पिछले सर्वे हैं उन सर्वे के आधार पर मतलब ये सारे चयन हुआ है। बिल्कुल महेश, दावेदार उतार दिए गए, लंबा इंतजार था, 7 महीने तकरीबन हमने भी देखा, और प्रदेश की जनता को भी कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि प्रबल दावेदारी आएगी, और जो सीटों पे नाम आए हैं उसमें जाहिर सी बात है, कहना गलत नहीं होगा कि अनुभवी चेहरों पर ज्यादा दांव खेला गया है। अगर हम करनाल को छोड़ दें तो ज्यादातर अनुभवी चेहरों पर कांग्रेस ने भरोसा जताया, हालांकि कुछ युवा चेहरों को भी शामिल किया है। देखिए सौरभ, साफ तौर से मैं ये बात कह सकता हूं कि हमारे कार्यक्रम में आए दिन हम इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि लोग कांग्रेस पार्टी को वोट तो देना चाहते हैं, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी वोट लेना चाहती है? अगर जिताऊ उम्मीदवार को कांग्रेस पार्टी की तरफ से सामने नहीं किया गया तो ये पूरा मुकाबला एक तरफा हो सकता है और इस तरह की बड़ी संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही थी। लेकिन जिस तरीके से अब जो लिस्ट निकलकर सामने आई है उसके बाद मैं ये कह सकता हूं कि यकीनन बेहद दिलचस्प लोकसभा का चुनाव हरियाणा प्रदेश में देखने को मिलेगा। एक एक वोट के लिए यहां पर दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से रस्साकशी देखने को मिलेगी। कहते हैं कि लोकसभा का जो चुनाव होता है वो बहुत ज्यादा जो है उसके लिए एक एक वोट की खींचतान की उम्मीद नहीं की जाती है, लेकिन यहां पर जिस तरीके का दिलचस्प मुकाबला इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है, मैं कह सकता हूं कि सबसे बेहतरीन उम्मीदवारों को ही चुनावी मैदान में उतारने का काम यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर दिया गया। बहुत कम उम्मीद मुझे इस बात की थी कि बिल्कुल सही उम्मीदवार तक क्या कांग्रेस पार्टी के नेता पहुंच पाएंगे, क्या सही चयन हो पाएगा, लेकिन अब चूंकि लिस्ट जो सामने आ चुकी है उसके बाद मैं कह सकता हूं कि बेहतरीन जो उम्मीदवार है वो चुनावी मैदान में उतारे गए हैं और बेहद दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। बाकी सीटों का जिक्र फिर करेंगे। जो जिक्र बार बार चल रहा है वो करनाल सीट का चल रहा है। दरअसल करनाल सीट पर यहां कांग्रेस पार्टी के पास इससे बेहतरीन जो तुरूप का पत्ता है वो नहीं हो सकता था। मैं तुरूप का पत्ता क्यों कह रहा हूं? युवाओं को अगर साथ लेकर आगे बढ़ने की जो अदा यहां पर जानते हैं दिव्यांशु बुद्धि राजा, लगातार हमने देखा है कि यूथ को अच्छा खासा कनेक्ट वो करते हैं। अगर करनाल सीट पर यूथ को कनेक्ट कर पाने में कामयाब दिव्यांशु बुद्धि राजा हो जाते हैं तो बिल्कुल फिर ये चुनाव जो है मुकाबले का बनता हुआ नजर आएगा। वरना कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा कोई मजबूत नेता नहीं था, कोई चेहरा नहीं था कि जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को किसी भी तरह की चुनौती दे पाए, वो चुनावी मैदान में सामने खड़ा हो पाए। अच्छे वक्ता भी हैं दिव्यांशु बुद्धि राजा, यूथ को कनेक्ट करते हैं, उनके पास वर्कर्स की कमी नहीं होगी। पूरे हरियाणा प्रदेश में एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता है, जो साथी हैं, वो एक एक विधानसभा क्षेत्र में डेरा जमाए हुए नजर आएंगे। तो कह सकते हैं कि शुरुआत में हम ये मानकर चल रहे थे कि कम से कम चुनावी मुकाबले में करनाल सीट का जिक्र तो नहीं होगा, एक तरफा ये सीट देखने को मिलेगी। लेकिन अब इतना जरूर कहा जा सकता है, मुकाबले में कौन हारेगा कौन जीतेगा ये तो वोटर्स ने तय करना है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि पूरे लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान करनाल सीट का जिक्र बार बार होगा, क्योंकि दिव्यांशु बुद्धि राजा वहां पर इस लड़ाई को एक तरफा नहीं होने देंगे। वीरेंद्र जी, कौन किस पर भारी पड़ेगा, सूची जारी की गई। हालांकि गुरुग्राम की जो सीट है उस पर अभी पेच फंसा हुआ है और कैप्टन अजय यादव और राज बब्बर के बीच में कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो विचार कर रहा है कि किसको टिकट दिया जाए। लेकिन जो 8 नाम आए हैं, किसकी दावेदारी कितनी प्रबल मानते हैं? बीजेपी ने जो कैंडिडेट उतारे हैं उसमें कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है?
देखिए, कांग्रेस ने अपनी तरफ से प्रयास तो किया है, लेकिन अब इसके बाद जो है बंसीलाल परिवार हो, भजनलाल परिवार हो, पंडित चिरंजीव लाल शर्मा का परिवार हो, ये पहली बार होगा कि इन परिवारों का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ रहा। जहां तक गुड़गांव की बात कर रहे हैं, देखिए गुड़गांव में पहले राज बब्बर का नाम था, अब प्रदेश अध्यक्ष उदय भाटी ने कह दिया कि राज बब्बर के नाम पर विचार नहीं हो रहा। अब देखिए गुड़गांव के अंदर भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में, 25 लाख वहां के वोटर हैं और वहां पर कांग्रेस के लिए कोई ठोस उम्मीदवार नहीं है। कैप्टन अजय यादव हो चाहे योगेंद्र यादव आए, तो भारतीय जनता पार्टी वहां मजबूत स्थिति में है। तो इसलिए कांग्रेस के लिए वहां स्थिति जो है बड़ी विकट है, इसलिए उम्मीदवार चयन करना कोई आसान काम नहीं है। जहां तक कुल मिला के सूची देखिए, अब जय किरण चौधरी ने कल अपने समर्थकों की बैठक बुलाई है। मुझे नहीं लगता कि वो कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिससे उनके राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगे। जिनके टिकट कटते हैं, जिनको टिकट नहीं मिलती, निराशा होती है उनके समर्थकों में, उनके समर्थकों का भी दबाव रहता है। जहां तक करनाल की हम चर्चा कर रहे थे कि करनाल में अगर स्थानीय पंजाबी को टिकट दी जाती तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। एक बाहर के व्यक्ति को उतारा गया है, लोगों को दिवांशी बुद्धि राजा के नाम की जानकारी नहीं है। तो हाँ, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, बाहर से आप अपने कार्यकर्ताओं को लाना है, लेकिन वोट तो करनाल के लोगों ने देना है। तो इसलिए ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस ने आत्मसमर्पण कर दिया। आज की स्थिति में तो ऐसा लग रहा है कल को चुनाव प्रचार होगा या उनको अपने स्थानीय कांग्रेसियों को कैसे जोड़ पाएंगे। देखिए वीरेंद्र राठौड़ थे, वीरेंद्र मराठा थे, बुल्ले शाह थे, जितने कैंडिडेट यहाँ के थे, क्या जितने लोगों ने आवेदन किया था करनाल से, क्या वो कोई ऐसा योग्य नहीं था? उसमें कई पंजाबी चेहरे भी थे। तो कुल मिला के यहाँ तो आम धारणा ये है कि कांग्रेस ने आत्मसमर्पण कर दिया है और इसको कई लोग फिक्सिंग के रूप में भी ले रहे हैं। अब देखना है करनाल विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस कैसा प्रत्याशी उतारती है। क्या कांग्रेस उस मामले में भी कोई अपना आत्मसमर्पण कर देगी या ठोस उम्मीदवार बन देगी? देखिए, युवा कांग्रेस का अध्यक्ष होना अलग बात है, करनाल के अंदर आपकी कोई भूमिका नहीं है, करनाल के लोग आपको जानते नहीं है, करनाल में आपने कभी काम नहीं किया, तो एक नए चेहरे को लाके मुख्यमंत्री के मुकाबले में, देखिए चाणक्य पंडित का दावा इसलिए खारिज कर दिया गया था कि मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल बड़ा चेहरा है, उनके सामने नया चेहरा टिक नहीं सकता, कोई मजबूत प्रत्याशी तलाशा जाएगा। लेकिन कांग्रेस इस मामले में विफल रही है और इस तरह जो शैलजा ग्रुप के लोग हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर फिक्सिंग के आरोप भी लगा रहे हैं। आप वीरेंद्र जी, फरीदाबाद में किस तरीके की स्थिति देख रहे हैं? गुरुग्राम में अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है, नूरा कुश्ती है, लेकिन फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो महेंद्र प्रताप पर दांव खेला गया है, मजबूत स्थिति है। देखिए, कांग्रेस के लिए महेंद्र प्रताप अच्छा चेहरा है, वो उनकी अच्छी छवि भी रही है, लेकिन क्या जाट समुदाय भूपेंद्र हुड्डा के कारण उनके साथ जुड़ पाएगा या करण दलाल को टिकट ना मिलने का उनकी नाराजगी है उसका कितना असर रहेगा? ये बात निश्चित है कि महेंद्र प्रताप इस समय कृष्णपाल गुर्जर को प्रमुख रूप से चुनौती देने में सक्षम है, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो मोदी जी का जो एक चेहरा है उसके मुकाबले में महेंद्र प्रताप कहां तक टिक पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। देवेंद्र, जो स्थिति अब है, अगर टफ फाइट की बात की जाए तो टफ फाइट सबसे ज्यादा किन सीटों पर देखने को मिल सकती है? देखिए सौरभ, हिसार की सीट है, सोनीपत की सीट है, भिवानी की सीट भी मान सकते हैं और फरीदाबाद भी रहेगी कि कृष्णपाल गुर्जर और महेंद्र प्रताप दोनों गुर्जर समुदाय से आते हैं, दोनों पुराने नेता हैं। कृष्णपाल गुर्जर का भी अच्छा खासा रसूख और सर्कल है। तो ये फरीदाबाद की सीट होगी, जैसे रोहतक की सीट हो गई, सोनीपत हो गई, हिसार हो गई और सिरसा की हो गई, जहां अशोक तंवर और कुमारी शैलजा, ये कुछ सीटें हैं जहां जोरदार मुकाबला होगा। मतलब हम ये नहीं कह सकते बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस, लेकिन जो दोनों पार्टियों के उम्मीदवार हैं, मतलब कद बराबर है उनका, उनकी पकड़ बराबर है, उनका प्रचार या आप ये कह सकते हैं कि उनकी जो ताकत है वो बराबर है। जब पहलवान दो बराबर के लड़ते हैं तो जीत कोई भी सकता है। लेकिन ये मुकाबले वाली सीटें जो मैंने बताई हैं, हालांकि गुरुग्राम में भी मुकाबला नजर आएगा, लेकिन अभी कांग्रेस को अपना उम्मीदवार लाना है। तो निस्संदेह अब कुरुक्षेत्र भी सीट ऐसी है जहां मुकाबला नजर आ रहा है, जो पहले से ही कैंडिडेट मैदान में आ चुके हैं। तो इन टोटल 10 सीटों में मानो मेरे को लगता है कि 6-7 सीटें ऐसी जरूर रहेंगी जहां मतलब बहुत मुकाबले वाली सीटें रहेंगी, कुछ भी हो सकता है। हालांकि एज बीजेपी के साथ है, ये मान रहा हूं, जिस तरह की परिस्थितियां हैं, जो तैयारियां हैं, जिस तरह का संगठन मजबूत है बीजेपी का और सरकार में होने का, संसाधन उपयोग में लाने का, सारी चीजें बीजेपी के फेवर में है। जो परिस्थितियां अभी प्रदेश में देखने को मिल रही है वो ये है कि फाइट टफ होगी कुछ सीटों पर, ऐसे में दावेदारी ठोकी जा रही है। महेश, जो साइडलाइन का हम जिक्र कर रहे थे लगातार की जेपी को साइडलाइन नहीं किया जाएगा, और हुआ भी यही कि जेपी को साइडलाइन कांग्रेस के द्वारा नहीं किया गया। सवाल यह कि क्या किरण चौधरी, श्रुति चौधरी का दावा ठोक रही थी, उनको साइडलाइन किया गया। विस्फोटक स्थिति का भी हमने जिक्र किया, क्या वो अब स्थिति बन सकती है क्योंकि कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई है
क्या कांग्रेस के लिए कुछ अंदरूनी अंदर खाने में कुछ ऐसी समस्या पैदा हो सकती है? विस्फोट की स्थिति, विरोध के स्वर देखने को मिल सकते हैं? देखिए, ये तो हो सकता है कि यहाँ पर कुमारी शैलजा के जो समर्थक हैं वो उतने ज्यादा टिकट हासिल नहीं कर पाए और सबसे ज्यादा जो समर्थन कुमारी शैलजा कर रही थी वो श्रुति चौधरी का समर्थन करती हुई नजर आ रही थी। एसआर के ग्रुप का जिक्र करें तो चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात की जाए या फिर कुमारी शैलजा की बात की जाए, श्रुति चौधरी को लेकर सबसे ज्यादा जो जोर आजमाइश है वो की जा रही थी। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से कल कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई गई है, किरण चौधरी उस बैठक को बुलाने वाली है, तो ऐसे में ये मानकर चलिए कि अगली जो संभावनाएं हैं उनको समझने का काम यहां पर करना पड़ेगा किरण चौधरी को, श्रुति चौधरी को। अगर पूरे हरियाणा प्रदेश का माहौल, देश का माहौल अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ बनता हुआ नजर आए तो हो सकता है कि किसी भी तरह की पार्टी छोड़ने की कोई संभावना वो खुद के लिए कायम करें। लेकिन हाल फिलहाल जो बड़ी संभावनाएं वो इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी में वो बनी रहेंगी, यहां पर चेतावनी जरूर देंगी, एक तरीके का कांग्रेस पार्टी को धमकाने का काम भी वो कर सकती है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया जा सकता। कुलदीप बिश्नोई की हालत भारतीय जनता पार्टी में देख चुकी है। यहां पर किरण चौधरी, उसके बाद वीरेंद्र सिंह का जिक्र करें, उनके सांसद बेटे ब्रजेंद्र सिंह का जिक्र करें तो किरण चौधरी उनकी हालत को भी देख चुकी है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में वो गए भी, उसके बाद निकलने की नौबत भी आई। अगर किरण चौधरी भी यही फैसला लेती है तो उसके बाद उनके साथ भी इस तरह की परिस्थितियां हो सकती हैं, इसका अंदाजा तो वो खुद लगाएंगी। उसके बाद हरियाणा प्रदेश में आगामी सरकार किसकी बन सकती है, किसकी हवा जो है वो उन्हें बहती हुई नजर आ रही है, ये परिस्थितियां, ये जो माहौल है उसे भी समझने की कोशिश यहाँ पर किरण चौधरी की तरफ से, श्रुति चौधरी की तरफ से की जानी है। फिलहाल अपने कार्यकर्ताओं का गुस्सा वो कम करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में वो लगातार बनी रहेंगी। ठीक है वीरेंद्र जी, लास्ट कमेंट में आपसे लेना चाहूंगा, समय बेहद कम है। महारथी मैदान में उतारे हैं, रणनीतियां पार्टी को बनानी है, कौन किस पर भारी पड़ेगा आने वाला समय बताएगा, लेकिन जो रणनीति कांग्रेस बना रही है वो सटीक है, बीजेपी को सटीक टक्कर देने के लिए वो पर्याप्त है, काफी? देखिए, कांग्रेस के पास संगठन है नहीं, बिना संगठन के जो चेहरे उतारे गए हैं वो कैसा आप चुनाव में प्रचार कर पाएंगे, कार्यकर्ताओं को कैसे गतिशील बना पाएंगे, यह बहुत कुछ निर्भर करेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए संतोष की यह बात है कि रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा चुनाव जीतने की स्थिति में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसका मलाल नहीं है, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा अगर चुनाव जीत जाते हैं लोकसभा का तो राज्यसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाएगी, वो तो उपहार में आ जाएगी। इसलिए कांग्रेस को जो ये दीपेंद्र हुड्डा का उतारना निश्चित रूप से आवश्यक भी था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक राहत की बात भी है। ये तो अभी जैसे जैसे चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा उसके बाद ये अनुमान लगाया जा सकता है कि कौन सा दल किस पर भारी पड़ेगा। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कांग्रेस की लिस्ट जारी हुई है गुरुग्राम सीट पर, हालांकि हल्का सा पेच फंसा हुआ है। जो दावेदार कांग्रेस ने उतारे हैं मैदान में वो बीजेपी के उम्मीदवारों को और दावेदारों को कितनी टक्कर देंगे तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन रणनीति सभी सियासी पार्टियां सियासी समर में मजबूत करती हुई नजर आ रही है। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।